हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि आपके चैप्टर 4 है। तो चलिए इस पर देखते हैं कि आखिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम है क्या। एटम्स के जो अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनकी डायमेंशंस कैसी होती है। तो इस बारे में इसमें डीपली पढ़ेंगे। उनका डिस्कवरी किसने किया, कैसे किया, क्या क्या उसके पीछे रीजंस थे। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्ज पार्टिकल्स, जो सबसे पहला चीज़ आता है कि मैटर में चार्ज होती है, ठीक है। तो आखिर ये चार्ज आती कहाँ से, ये चार्ज बनती कैसे है, ये चार्ज ट्रांसफ़र कैसे होती है। तो आप क्लियरली यू कैन सी हियर अपनी टू ऑब्जेक्ट्स दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, ओके। एंड वेयर डिज दिस चार्ज कम फ्रॉम। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन जो देख सकते हैं कि जो दिया गया था बहुत सारे साइंटिस्ट के थ्रू कि एटम्स जो होते हैं वो टाइनी चार्ज पार्टिकल से बने होते हैं। बहुत छोटे छोटे टाइनी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे हम जाने जाते हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल ही मेन रीज़न होते हैं, ये इनका प्रेजेंस ही मेन रीज़न होता है कि पार्टिकल्स जो एटम होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो in this chapter we will learn about those charged particles and their further explanation, okay. So let's move to next slide. Okay, so now there are 3 charged particles as of now, but later on when you go ahead, जैसे आप हायर स्टडीज़ में जाओगे तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, बट अभी हम सिर्फ 3 पे कंसंट्रेट करेंगे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे मैं आगे की स्लाइड्स में दिखाऊंगा आपको कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, बट अभी के लिए आप ये क्विक आप यहाँ पे देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर जे थॉमसन ने किया था। कौन से मेथड से? एज ए कैथोड रे मेथड, ईयर 1897 में। प्रोटॉन का अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था गोल्ड फॉइल मेथड के थ्रू। इन्होंने गोल्ड फॉइल के थ्रू रेस पास कराई थी, वो मैं भी कवर करूँगा उसमें। और जो न्यूट्रॉन था उसका डिस्कवरी हुआ था जेम्स चैडविक के थ्रू, पैराफिन वैक्स के थ्रू 1932 में, ओके। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, द न्यूट्रॉन वाज फर्स्ट थ्योराइज्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने 1917 में ही थ्योरेटिकली ये बोल दिया था कि देयर वाज ए पार्टिकल नोन एज न्यूट्रॉन, बट उन्होंने कभी प्रैक्टिकली इसको प्रूव नहीं किया, ओके। सो 1920 में उन्होंने बोल तो दिया था कि न्यूट्रॉन है एक पार्टिकल, बट प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया था। प्रैक्टिकली प्रूव किसने किया? सर जेम्स चैडविक ने, ओके। तो ये था आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। नाउ फर्स्ट जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी कैथोड रे के थ्रू। इस मेथड को कैथोड रे मेथड बोलते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। यहाँ पे इन्होंने रखा था आपका एयर एट वेरी लो प्रेशर, और यहाँ से कैथोड था, ये माइनस चार्ज कैथोड, और ये एनोड पॉजिटिव चार्ज एनोड, ओके। और यहाँ पे वैक्यूम था, सारी हवा निकाल ली गई थी, और यहाँ पे एक हाई वोल्टेज जनरेटर कनेक्टेड था, ओके। तो इन्होंने जब यहाँ से जब ये कनेक्ट किया तो हाई वोल्टेज नेगेटिव रेज जो है यहाँ से पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू कर दे। यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, ओके। सो इन्होंने इन रेज को बोला कैथोड रेज, ओके। एंड दे ट्रेवल टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ओके। इट मीन्स दे डिफ्लेक्ट, अगर चार्ज है तो वो डिफ्लेक्ट हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके। तो ये था कैथोड रेज, और इन कैथोड रेज में जो पार्टिकल हैं उन्हीं पार्टिकल्स को बोला गया इलेक्ट्रॉन, ओके। जो कैथोड रेज बनी है, जो कैथोड रेज है वो बनी है किससे? इलेक्ट्रॉन से। यानी इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब यहाँ पे देख सकते हो इसका ब्रीफ ये क्या था एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट मोर ओवर ये था कि ही पास्ड इलेक्ट्रिसिटी एट वेरी हाई वोल्टेज and low pressure, okay. When the voltage is high and the pressure is 1 atm atmospheric pressure, no electricity could flow through the air. But जैसे ही उन्होंने प्रेशर को रिड्यूस किया और वोल्टेज बढ़ाया तो उन्होंने देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो अपोजिट टू कैथोड है यानी एनोड है वो ग्रीनिश लाइट, जिसको हम फ्लोरोसेंस बोलते हैं, वो ऐसा हुआ। क्यों हुआ? इसका रीज़न था कैथोड रे, ओके। एंड दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 1.60217663 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड इट इज़ टेकन यूनिट एज ए नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यूनिट इसको बोला जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वलेंट टू एज ए यूनिट नेगेटिव चार्ज, ओके। ये था इलेक्ट्रॉन का। अब सेम चीज़ हुआ प्रोटॉन के साथ। प्रोटॉन का भी देखना था कि कैसे होता है। तो प्रोटॉन में क्या हुआ कि डिस्चार्ज ट्यूब ओके थी। अब एनोड मतलब पॉजिटिव, बिकॉज प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो एनोड से रेस ट्रैवल कर रही थी कैथोड की तरफ, मतलब नेगेटिव की तरफ, प्लस पॉजिटिव से नेगेटिव।
तो इनको जो ये जो रेज हैं इनको बोला गया एनोड रेज, और इनमें जो पार्टिकल्स बने हैं उनको बोला गया प्रोटॉन। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि ही पास इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस टेकन एंड डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, तो जो हेवी पार्टिकल्स थे वो एनोड से निकले और इन रेज को बोला गया एनोड रेज। ओके, द पार्टिकल प्रेजेंट इन एनोड रेज इज कॉल्ड प्रोटॉन एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। द रिलेटिव मास इज प्रोटॉन इज 1U। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है कि जो प्रोटॉन का रिलेटिव मास होता है वो 1U होता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी इनके मासेज हैं, जैसे रिलेटिव मास प्रोटॉन का 1 होता है, न्यूट्रॉन का 1 होता है, इलेक्ट्रॉन का 0.005 होता है। ओके, इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी क्लासेस पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चार्ज क्या होता है प्रोटॉन पे प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1 क्योंकि नेगेटिव होता है, और ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और इस पे चार्ज आप ये रिलेटिव चार्ज था और ये ओरिजिनल चार्ज इस पे देख सकते हैं 1.6 पॉजिटिव में होता है, सेम चार्ज 1.6 × 10⁻19 निगेटिव में होता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन में, और ये मास है। आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम पर्पस। ओके, अब क्या था कि चलो ये तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ये सबको पता चल गया। अब आए कि ये एटम्स के अंदर अरेंज कैसे होते हैं, मतलब ये कैसे बैठते हैं। जैसे हम घर में रहते हैं तो उस घर में हम रहते कैसे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल था, कैसे बैठते हैं, कैसे कहाँ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो सबसे पहला जो मॉडल था एटॉमिक मॉडल, वो थॉमसन का था। थॉमसन ने क्या बोला कि एटम्स जो होते हैं वो एक तरह से वाटरमेलन में उसके सीड्स की तरह रहते हैं। जैसे वाटरमेलन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो वाटरमेलन है, यहाँ पे ये जो सीड्स हैं, इन्होंने बोला ये सीड्स ही इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो रेड पार्टिकल है ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनटू इट, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं। द नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम होल इज इन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। जितना, अगर मान लीजिए 2 प्लस है तो 2 ही माइनस होगा, इसीलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन एटम को न्यूट्रल बनाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता है। ठीक है, और इन्होंने बोला कि ऑल द थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इनका ये था कहना, बट इनमें बहुत सारी कमियां थी। तो कमियों को दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने एक मॉडल बनाया। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक अल्फ़ा रेस को उन्होंने गोल्ड फॉइल के थ्रू पास कराया, और गोल्ड फॉइल में बहुत सारे ऐसे आप देख सकते हैं कि ये पार्टिकल्स थे, बहुत पतली शीट थी, तो इसमें से बहुत सारे रेज निकल गए, मतलब रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आए, और बहुत कुछ रेज रिफ्लेक्ट होके वापस आए। तो अकॉर्डिंग टू दैट, उस पर बेस्ड इन्होंने बोला कि स्कैटरिंग जो मॉडल था उस पर इन्होंने बोला कि इन्होंने क्या बोला कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि मोस्ट ऑफ द स्पेसेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स तो टकरा के वापस आए नहीं, निकल गए सीधे। फिर उन्होंने दूसरा क्या बोला, ये इनके मतलब इन्होंने ऐसा कंक्लूड किया बाद में, इनका जो मॉडल था वो ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल, ये बस इनका कंक्लूजन था कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। इट मीन्स कि निगेटिव चार्ज के कंपैरिजन पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है। A very small fraction of alpha particles were deflected by 1800, indicating that all positive charges and masses of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. उन्होंने ये बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया, फिर उस एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड इन्होंने अपना मॉडल दिया। ये था रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। क्या है भाई मॉडल? तो मॉडल क्या है कि देयर इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। पहली बार ये न्यूक्लियस वर्ड आया। इन्होंने बोला कि एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और नियरली ऑल मास, एटम का जितना भी मास होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है। रदरफोर्ड ने बोला कि एटम्स का जो भी मास होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। ये याद रखिएगा, इन्होंने बोला कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। बट ये जो थ्योरी थी ये इनकी लिमिटेशन भी बनी, मतलब ये ड्रॉबैक था इनका। इन्होंने बोला सर, अच्छा मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्या बोला, ठीक है, कि इसमें क्या कमी थी इस लाइन में। सेकंड, थर्ड, इन्होंने क्या बोला कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम,
एटम के साइज़ के कंपैरिजन में साइज़ ऑफ न्यूक्लियन बहुत छोटा है, ये तो हम भी जानते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इन्होंने सेकेंड लाइन बोली थी कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, वो एक तरह से ड्रॉबैक थी। ड्रॉबैक कैसे थी मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर में घूम रहा है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी लॉस होगी। एनर्जी जब लॉस होगी तो उसका रेडियस कम होगा, वो उसका जो स्फेयर बना रहा है, वो जो यहाँ पे सर्कल बना रहा है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी बिकॉज उसकी घूमने में एनर्जी लॉस हो रही है, कहीं से उसको एनर्जी मिल नहीं रहा। तो धीरे धीरे इवेंचुअली एक ऐसा पीरियड आएगा जब वो एनर्जी लूज़ करते हुए न्यूक्लियस में जाके मिल जाएगा और एटम का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, मतलब देयर विल बी नो स्टेट ऑफ एटम अगर ऐसा होने लगे तो। इन्होंने देखे ड्रॉबैक क्या था, द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। वाई नॉट स्टेबल? बिकॉज दस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज energy and finally fall into the nucleus. If this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist. ये आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे घूम रहा है और इसकी रेडियस कम होते जा रही है और फाइनली ये न्यूक्लियस में मिल जाएगा। तो ये लिमिटेशन थे या फिर ड्रॉबैक आप बोलेंगे रदरफोर्ड मॉडल का। इस ड्रॉबैक को कवर करने के लिए और अपने कुछ पॉइंट्स ऐड करने के लिए और वेल स्टैब्लिश जो बोर्स साइंटिस्ट थे, नील्स बोर्स, और आगे चल के आपको बोर ब्यूरी बताऊंगा थ्योरी क्या है, ब्यूरी इनके स्टूडेंट थे। तो नील्स बोर ने एक अपना एटॉमिक मॉडल दिया और उनका मॉडल मतलब फेमस मॉडल था उनका मॉडल। उन्होंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर की। उन्होंने क्या बोला, बोर्स एटॉमिक मॉडल, उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, एटम मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। जो एटम पे होल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पहली बात उन्होंने बताई। दूसरा उनका क्या पॉइंट था, ये तो सारी बात ये बात हर साइंटिस्ट ने बोली थी। दूसरा क्या था कि द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इन द स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड एटम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। ये जो न्यूक्लियस है इसका, इस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो चार्ज 0 होता है, तो ये होल में एज ए होल ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। ओके, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। ये है दैट इज़ द एनर्जी पाथ और द एनर्जी लेवल और द एनर्जी शेल। और रदरफोर्ड ने बोला था कि एक सर्कुलर पाथ होता है, फिक्स्ड नहीं होता। उन्होंने फिक्स्ड वर्ड यूज़ नहीं किया था, उन्होंने बोला था फिक्स्ड पाथ होता है, वो भी एनर्जी लेवल होता है। द एनर्जी लेवल और द शेल इज़ रिप्रेजेंटेड इन 2 ways, दैट इज़ KLMN। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियस हो गया, एनर्जी बैंड 1 2 3 4, KLMN और 1 2 3 4। ओके, और इसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, 2 कितने इलेक्ट्रॉन है तो 2n²। द फर्स्ट एनर्जी लेवल और द K शेल कैन मैक्सिमम होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं घूम सकते, एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे। और यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हैं 2n²। जैसे L में जाएंगे तो L में n की वैल्यू 2 होती है, तो 2 × 4 n² 2 2 4 यानी 8 हो गए। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और ऐसे 2 8 16 ऐसे करके आगे जाता है। और उन्होंने बोला था कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन एन एनर्जी इट्स जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूल था आज के सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में। इन्होंने क्या बोला कि जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है तो ये जंप करके इसमें पहुंच जाएंगे और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे और यहाँ वाला जंप करके आगे फर्दर। तो यानी जब एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर एनर्जी लेवल टू हायर, और जब एनर्जी ली जाती है तब इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी लेवल टू लोअर में चला जाता है। ये था बोर्स। अब इनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। इनकी क्या लिमिटेशंस थी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इनकी लिमिटेशन थी कि ये फेल्ड हुआ किसमें, कि स्टार्क इफेक्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफ़ेक्ट होता है किसी एटम पे, वो ये नहीं बता पाते थे कि अगर हम किसी एटम में इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करें या इंट्रोड्यूस कराएं तो एटम्स की जो कंस्ट्रक्शन है, वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो एनर्जी शेल, एनर्जी बॉन्ड, वो कैसे बिहेव करेगी, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, वो सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल्स में नहीं बताई। और इन्होंने बोला कि इट वायलेट्स हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, तो हाइंसबर्ग ने बताया था कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की सिर्फ एक ही चीज़ पता कर सकते हैं, या तो पोजीशन, या जो उसका पोजीशन है वो, या फिर उसका
मास, यानी आप दो चीज़ उसका नहीं पता कर सकते एक साथ, बिकॉज अगर आप ये पता करने जाएंगे तो उसका पोजीशन आपको पता नहीं होगा, और अगर आप पोजीशन पता करने जाएंगे तो आप ये पता नहीं कर पाएंगे। तो ये, बट इन्होंने क्या बोला था कि फिक्स्ड ऑर्बिट में होता है और उसका ये लेवल होता है, ये मास होता है, बट फिक्स तो कुछ नहीं होता। बाद में पता चला कि फिक्स्ड कुछ नहीं है, ये हमारा सिर्फ ऐसा सोचना है कि यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, हमें पता नहीं है जी। फिजिक्स और ऑल दिस थिंग्स यार, ये सिर्फ पॉस्टुलेट्स हैं, और प्रैक्टिकली करके ठीक है, जो किसी ने प्रैक्टिकली किया तो वो बोलता है यहाँ पे है, किसी ने नहीं किया तो उसको प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे कैसे है, होना तो यहाँ चाहिए। बट हाइंसबर्ग और सर्टेनिटी प्रिंसिपल ने सारा क्लियर कर दिया था, जो भी इसमें बोर्स मॉडल में लिमिटेशंस थी। उसके बाद इसने क्या बोला कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑप्टर्न फ्रॉम लार्ज एटम्स। ये लार्ज एटम्स जैसे बहुत बड़े बड़े एटम्स होते हैं, तो उसमें स्पेक्ट्रा होता है कि एटम्स का ऑर्बिटल स्टेट क्या होगा, वो सारी चीज़ें ये बताने में असमर्थ हैं, मतलब इन्होंने नहीं बता पाई है। ओके, सो अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। तो बोर्स ब्यूरी मैंने बताया था आपको, बोर्स ब्यूरी, तो ब्यूरी इनके स्टूडेंट थे। तो आप देख सकते हैं कि 2n² फार्मूला होता है, n की वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल बढ़ती रहती है। फर्स्ट के शेल में 2, L शेल में 8 और M शेल में 32 2 8 18 32 ऐसे करके रखे जाते हैं। यहाँ पे देखिए कि जैसे 5 सेल हो गया, 1 2 3 4 5, मान लीजिए कि टोटल इलेक्ट्रॉन है ऐसे 30, तो यहाँ पे 2 रखे हमने, ठीक है, फिर 8 रखा, फिर 18 रखा, ठीक है, कितना हो गया 2 8 18 यानी 28, बचा कितना 2। तो हमेशा ये जो फोर्थ ऑर्बिट होगा या फिर लास्ट ऑर्बिट होगा उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ ऑक्टेट तो हमने पढ़ा ही था कि एवरी मैटर इन द वर्ल्ड ट्राइज टू कंप्लीट लॉ ऑफ ऑक्टेट, यानी 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, 8 से कम ही होंगे, तभी एटम्स में रिएक्शन हो पाएगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होता है। आप जानते ही हैं कि जिसमें 8 होते हैं उनमें रिएक्शन नहीं होता, और वो जो आप नोबल गैसेस जिन्हें बोलते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडन। ओके, यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन ए गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड। जब तक ये शेल फिल्ड नहीं होगा फुल्ली, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ये 8 की 8 होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि ये 7 है और ये 18 हो जाना, ये 8 होगा भले ये 17 हो, ठीक है। दैट इज शेल आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर। ओके, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 कंसेप्ट है छोटे छोटे, दैट इज़ एटॉमिक नंबर, मास नंबर, उसके बाद आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो हम फटाफट इनको देख लेते हैं क्या है ये आइसोटोप्स और आइसोबार। चलिए अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। ओके, तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उन्हीं को हम बोला जाता है एटॉमिक नंबर, और इसको डिनोट करते हैं Z से। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए लिथियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, और ये आपको पता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो द मास नंबर, ये हो गया एटॉमिक नंबर। ओके, मास नंबर क्या है? मास नंबर डिफाइन द सम ऑफ टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, इट इज़ डिनोटेड बाई A। तो मास नंबर क्या है भाई कि ये सिंबल हो गया, मान लीजिए इसमें ऑक्सीजन हो गया, तो इसमें क्या है एटॉमिक मास नंबर आता है ऊपर और एटॉमिक नंबर नीचे, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स मीन्स क्या होता है कि आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। कैसे? अब ये कैसे होगा? जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में अगर 1 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। 2 है तो ड्यूटेरियम, 3 है तो ट्रिटियम। तो एटॉमिक नंबर ऑफ ईच इज़ 1, एटॉमिक नंबर तो 1 है, बट एटॉमिक मास यानी नंबर ऑफ मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये ज़्यादा है, जिसमें चेंज हो रहा है, तो उसका बिहेवियर भी ऑलमोस्ट चेंज होता है। ड्यूटेरियम हेवी वाटर बोलते हैं इसको हम, ठीक है, D2O से बनता है, तो इसमें ड्यूटेरियम ये यूज़ होता है D2। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ का है, तो सम आइसोटोप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज विच कैन फाइंड देम यूजफुल। कहाँ कहाँ? तो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। कोबाल्ट का जो आइसोटोप यूज़ होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर होता है। एंड आयोडीन का होता है ट्रीटमेंट ऑफ गॉइट्रे। ओके, ये एक बीमारी है। तो ये सारी चीज़ें हैं एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। अब आइसोबार में क्या होता है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर विच हैव द सेम मास नंबर एज आइसोबार। सी
यहाँ पे आप देखिए कैल्शियम एटॉमिक नंबर है 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दीज एटम इज डिफरेंट बट द मास नंबर ऑफ बोथ एलिमेंट इज़ 40। जो मास नंबर है वो कितना है 40 और इनका बिहेवियर भी चेंज रहता है, मतलब बिहेवियर भी ऐसा नहीं है कि ये एक टाइप रहते हैं, बिहेवियर भी चेंज होता है। तो ओवरऑल टोटल यही था। ये आपकी इस स्लाइड की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। प्लीज़ उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर कल के वीडियो में अपलोड हो जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।